बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरोला निवासी राम सिंह बौद्ध का लंबे समय से जो सपना था वो अब पूरा हो गया है। 1257 रेडियो का कलेक्शन कर चुके राम सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उनका जिक्र कर चुके हैं। उनके पास 1920 से लेकर अभी तक की तारीख के रेडियो हैं, जिसके लिए वह दिल्ली, मेरठ सहित देश के कई बाजारों की खाक छान चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कीपर्स ने राम सिंह बौद्ध के नाम की पुष्टि करते हुए बताया कि वैसे तो उनके पास 1400 रेडियो हैं, लेकिन गिनीज की गाइडलाइन में नियम है कि सभी रेडियो यूनिक होने चाहिए। कई रेडियो को डुप्लीकेट होने की वजह से हटा दिया गया। इससे पहले 625 रेडियो कलेक्शन के साथ एम प्रकाश के पास यह रिकॉर्ड दर्ज था। पीएम मोदी ने मन की बात में इसका भी जिक्र किया। बौद्ध ने पीएम की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने रेडियो को और भी अधिक प्रसिद्ध किया है। ऐसा रेडियो तो मैं बाकी चीज़ तो जैसे डाक टिकट हैं, सिक्के हैं, पहले से इकट्ठा करता रहा हूँ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया, तो मेरे मन में ये विचार आया कि टेलीविज़न जैसे सर्वविदित से उसको छोड़कर उपकरण को प्रधानमंत्री ने रेडियो ही क्यों चुना, इसलिए उनके मन में कोई ना कोई है जरूर। तो लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया, क्योंकि उस समय आकाशवाणी जो है बहुत उसकी कम आय हो गई थी और ये कहते हैं उसके कगार पर हुई थी। जब से फिर मन की बात रेडियो का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, तो रेडियो सुनने वालों की संख्या बढ़ी और उससे आकाशवाणी की आय में बढ़ी। उससे जो ऐड मिलने लगे काफ़ी अच्छे, जो ऐड कभी 10-20 हज़ार के आकाशवाणी हुआ करते थे, मन की बात से वो ऐड जो लाखों तक पहुँच गए। तो आकाशवाणी को भी जीवन दान मिला और रेडियो को भी जीवन दान मिला। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां नवाबगंज थाने की पुलिस ने अंतरजनपदीय बाइक चोरों का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने चोरी की 4 बाइक संग एक अंतरजनपदीय बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, जबकि बरामद बाइकों को सीज कर दिया गया है। पुलिस फरार अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पकड़ा गया चोर श्रावस्ती बहराइच लखनऊ में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में नवाबगंज थाना अध्यक्ष शीला यादव द्वारा बाइक चोरों की तलाश शुरू की गई। जी, एक व्यक्ति माधव राम, जो कि थाना नवाबगंज के क्षेत्र अंतर्गत के निवासी हैं, उनकी गिरफ्तारी नवाबगंज पुलिस द्वारा की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो बाइक चोरी के लिए अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि वहां से जो बाइक चुराई जाती हैं वो बहुत आसानी से बॉर्डर पार नेपाल में बहुत प्रीमियम प्राइस पे बेची जाती हैं। तो इसके द्वारा विभिन्न घटनाएं थाना नानपारा, रूपडिया, नवाबगंज और श्रावस्ती क्षेत्र में की गई हैं। 5 पूर्व के मुकदमे इसके सामने आए हैं और इसके और आपराधिक इतिहास की भी गहनता पूर्वक जानकारी की जा रही है। और 4 बाइक्स इसके पास से बरामद हुई हैं, जो सारी इसने इसी क्षेत्र से चुराई हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या जनपद में स्वास्थ्य विभाग की जर्जर सिस्टम से परेशान मरीजों की सुनवाई नहीं हो रही है और यह जर्जर सिस्टम व लापरवाह डॉक्टरों की पोल खोलता नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने सीएससी सुनवा का औचक निरीक्षण किया तो विधायक ही दंग रह गए। शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस था। सीएससी के बगल में ही सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम पर नवरात्रि में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। स्वास्थ्य विभाग को पहले से चेताया गया था कि सीएससी पर डॉक्टर की टीम मौजूद रहेगी, लेकिन जब बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव अस्पताल पहुंचे तब एक भी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। मरीजों ने विधायक से अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि सरकार 10 बजे से पर्चा बनवाकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। यह स्वास्थ्य विभाग के जर्जर हालात हैं। बीजेपी विधायक ने अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए अस्पताल से ही सीएमओ को फोन मिलाया और साफ साफ कह दिया कि रुदौली विधानसभा डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी। ये सरासर गलत बात है। साथ ही विधायक ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। विधायक ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलकर अवगत कराऊंगा। हिंदू सनातनी धर्म का जो एक सबसे बड़ा पर्व है
और जिसकी शुरुआत माँ कामाख्या धाम पर अयोध्या जिले में खासतौर से माँ भक्तों की तरफ से परवा से ही, पहले दिन से ही, आज जब हम लोगों ने मेला के परिसर में पूजा पाठ के बाद देखा तो बहुत सारी जो मेला की दृष्टि से व्यवस्था है उसमें संतोषजनक पाया गया। लेकिन जब अस्पताल में हम लोग आए तो यहाँ पर आज कोई मेडिकल अफसर नहीं है। अस्पताल में जिस तरीके का इंतज़ाम सरकार ने कर रखा है उस व्यवस्था को यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और मैं जब ने इसके शुरुआत के समय ही मैंने कहा था सीएमओ को कि भाई कामाख्या धाम जाइए, वहाँ के सीएससी को देखिए। ये सीएससी सुनबा है जहाँ पे अभी कुछ देर पहले भाजपा विधायक ने औचक निरीक्षण किया था और उनके निरीक्षण में यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला। सभी डॉक्टरों की टीम नदारद रही। ये सुनने में आया कि एक डॉक्टर यहाँ पे है जिनकी ड्यूटी मेले में लगाई गई है। लेकिन इतनी बड़ी सीएससी, और आपको दिखाऊंगा, देखिए ये चिकित्सा अधिकारी का कक्ष है, बाकायदा कुर्सी खाली है। ये भी चिकित्सा अधिकारी का कक्ष है, इधर भी कुर्सी खाली है। और जो चिकित्सा अधिकारी का और भी कक्ष है वहाँ पे सीधा जो है मरीजों के लिए बेड लगा दिए गए हैं। देखिए तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके के यहाँ के जो जर्जर व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है। एक तरफ जो है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जो है लगातार अस्पतालों में छापेमारी कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि जो भी लापरवाह डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन कितनी कार्रवाई हो रही है ये सीएससी सुनबा जो है खुद खोल रही, खुद बयां कर रही है। यहाँ पे जो है ये तस्वीरों में आप देखिए जो बुजुर्ग हैं ये सभी लोग दूर दराज से आए हुए हैं, इलाज के अभाव में जो है भटक रहे हैं। और इलाज के लिए 1 रुपये की पर्ची लेके आए थे, इसलिए कि 1 रुपये की पर्ची पे बेहतर इलाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि 1 रुपये की पर्ची पे मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी, अच्छा इलाज होगा। लेकिन बात करेंगे इन्हीं लोगों से। दादा कहाँ से आए हैं? मौलारी से। क्या सोच के आए थे दादा? डॉक्टर साहब मिले? कितने घंटे से बैठे हैं? घंटा खान और लोग भैया कहाँ से आए? कहाँ से आए? डॉक्टर साहब मिले कोई नहीं? हाँ कोई नहीं है। कितनी देर से आप परेशान? देखिए यहाँ पे पेशेंट जो है 10 बजे से लगातार डॉक्टर साहब का इंतजार, निरीक्षण में डॉक्टर नदारद रहे। लेकिन अब कार्रवाई कितनी होती है ये बड़ा सवाल है। प्रवेश पांडे, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में गायों के संरक्षण के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसके बावजूद सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में गौवंश मंडरा रहे हैं। प्रदेश के हाईवे हों या फिर शहरों की सड़कें, हर मार्ग पर गायों और मवेशियों ने कब्जा कर रखा है, जिससे लोग अक्सर हादसे के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में हमीरपुर जनपद की सड़कों पर सफर करना जोखिम भरा होता जा रहा है। मुख्य सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा होने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क पर डेरा जमा चुके मवेशियों से राहगीर ही नहीं बल्कि खुद मवेशियों को भी खतरा है। हर रोज ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें सड़क पर बैठे मवेशी पर ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली या बस जैसे वाहनों से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कूड़े कचड़े में भोजन तलाशने को ये आवारा गौवंश मजबूर हैं। वहीं जिला अधिकारी घनश्याम मीणा के आदेश पर टालमटोल जवाब देते नजर आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार। मेरी समस्या ये है कि ये जो रोड के किनारे गांव आए सांड, ये बछुए जब बैठते हैं तो गाड़ी निकलने में और एक्सीडेंट होते हैं। बछुए के टक्कर लग रहा है, ठेला निकलते हैं। नाइट बजे जब नोंटी खुलती है तो रात में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड गोवंश हैं वो पोर्टल के अनुसार 41,069 हैं। क्या वजह है कि गौवंश सड़कों और नेशनल हाईवे पे कब्जा करने को दिखाई पड़ती है, दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं? वर्तमान में तो ऐसी स्थिति अब नहीं है जो मेरे संज्ञान में है। जो भी आपने देखा होगा उसमें अधिकांश पशुओं में गले में रस्सी नजर आती है। 10 पशु अगर नजर आएंगे तो निश्चित 9 के गले में रस्सी होती है। अन्ना गौवंशों से रोड पे आपके अधिक से अधिक हादसे यहीं पे होते रहते हैं, क्योंकि ये इस नगर पालिका का कचरा भी यहाँ पड़ता, वही जानवर खा रहे हैं और जानवर खाने के साथ साथ वही बीमार भी होते हैं जानवर। यही समस्याएं हैं। बहुत दिक्कतें हैं हम लोगों को, किसान भाइयों को, सबको, क्योंकि यही रोड का कारण है। मतलब रोड में एक्सीडेंट का कारण है गाय
अन्ना पता चलने पर, और फसलों में नुकसान है, और भी बहुत चीज़ें दिक्कतें हम लोगों को झेलना पड़ती हैं अन्ना पे। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां ऑनर किलिंग के डर से एसएसपी ऑफिस फरियाद लेकर पहुंची नवविवाहिता युवती को जबरदस्ती उठाकर परिजन ले गए। अपने पति के साथ एसएसपी ऑफिस अपने पीहर वालों के खिलाफ शिकायत पत्र लेकर युवती पहुंची थी। शिकायत पत्र में खुद को, अपने पति और ससुराली जनों को पीहर पक्ष से जान का खतरा बताया था। सना नाम की युवती ने 1 सितंबर 2024 को बुलंदशहर निवासी युवक के साथ गाजियाबाद में मुस्लिम रीति रिवाज से प्रेम विवाह किया था। गुरुवार नवदंपति एसएसपी ऑफिस में अपनी जान का खतरा बताकर एसएसपी से शिकायत करने आई। एसएसपी ऑफिस से ही युवती के परिजन युवती को स्कूटी पर जबरदस्ती बैठाकर ले गए। युवती को जबरदस्ती ले जाते हुए वीडियो मौके पर मौजूद युवक ने कैमरे में कैद किया। वीडियो में युवती के परिजन वीडियो बनाने वाले युवक को भी धमकाते दिखे हैं। युवती के पति मोहम्मद सुहेल का आरोप है कि युवती के परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी। 2 दिन पहले कोर्ट मैरिज करी थी। मैं एसएसपी का बयान देने आया था लड़की को लेकर। लड़की के घर वाले आए, लड़की को जबरदस्ती ले गई। उसमें उसकी चाचियाँ थी, अम्मी थी, 3-4 लेडीज़ थी और 4-5 जेंट्स थे उसमें। जिसमें उसके चाचा थे तीनों, वसीम, नसरू और भैया था फुरकान और 4-5 जन और। वो सब ने जबरदस्ती मारते पीटते ले गए उसे लड़की को स्कूटी पर बिठा। तो लड़की क्या बालिग थी? लड़की बालिग थी। लड़की पूरी 24 साल की है। लड़की ने अपनी मर्जी से खुद कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज कितने दिन पहले किया आपने? अभी किया था हमने 1 तारीख में गाजियाबाद से, एनसीआर गाजियाबाद से। तो अब आपने कोई शिकायती पत्र दिया पुलिस को? जी, वकील ने दिया है, हमने पुलिस को बुलवा रहे हैं उन्हें, कह रहे कार्रवाई करी जाएगी। अब कहाँ ले गए कुछ पता है लड़की? वो लड़की को पता नहीं कहाँ लेंगे। वैसे मारने की धमकी दे रहे थे, गोली मार देंगे तुम दोनों को। हम इसलिए डर के मारे बयान देने के लिए आए थे। वो भनक लगी, वो जबरदस्ती लेकर उठा करके लड़की को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में कल हुए पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद रायबरेली पुलिस एक्टिव हो गई। अवैध देशी पटाखा फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में माल बरामद हुआ है। बारूद व एल्यूमिनियम छिलका भी बरामद हुआ है। निर्मित व अर्धनिर्मित देशी बम भी बरामद हुए। वहीं बिना लाइसेंस के देशी पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। रायबरेली के बख्शियामा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदोई नामक गांव में के एक घर में अवैध पटाखा बनाए जाने की सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दे करके वहां से लगभग 74 किलो पटाखे एवं उससे निर्माण के काम में आने वाली कच्ची सामग्री, बारूद आदि का बरामद किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जो है मुस्तकीन है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस लगातार अवैध पटाखों के विरुद्ध अभियान चलाए हुए है। राजपत्रित अधिकारी स्तर पर सीएफओ, एसडीएम एवं सीओ की टीम भी लगातार लाइसेंसी दुकानों को चेक कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत खपटिहा कला न्याय पंचायत के अलोना ग्राम से ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाई गई अलोना पंप कैनाल, जो पिछले लगभग 45 वर्षों से विलुप्त हो चुकी है, नहर आज एक बार फिर तिंदवारी विधानसभा से भाजपा से विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण रामकेश निषाद के प्रयास से आज एक बार फिर से नहर मूर्त रूप लेने जा रही है। आज उसी का शिलान्यास व भूमि पूजन, हवन पूजन कर विधि विधान से किया गया है। आपको बता दें कि बांदा जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत अलोना पंप कैनाल ब्रिटिश सरकार द्वारा 1920 में क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई थी। तैयार हुई थी और निश्चित रूप से तब से अभी पानी इस क्षेत्र में का लाभ किसानों को नहीं मिला था। जब उत्तर प्रदेश सरकार गठन के बाद 2022 के चुनाव के बाद पहले दौरे पर ही अलोना पंप कैनाल जाना हुआ था, देखा गया कि इस परियोजना से आधा दर्जन गांव लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और मौके पर किसानों के
अपनी समस्याएं रखी थी। इस परियोजना को पुनरुद्धार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। आगे किस तरह का ये कार्यक्रम था और कौन सी परियोजना थी जिसका आपने शिलान्यास किया? अलोना पंप कैनाल रजवाहा जो 7 दशकों से बंद पड़ा था, यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, उसके जीर्णोद्धार के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें 21 किलोमीटर लगभग पानी पहुँचाने के लिए लगातार आज से काम की शुरुआत हुई है और किसानों को यहाँ पर पानी मिलेगा और यहाँ के किसानों को यहाँ तिनवारी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पूरा क्षेत्र केन और यमुना के किनारे पे बसा हुआ है, पूरा द्वाबा में बसा हुआ है। तो इस योजना के साथ और कौन कौन सी योजनाएं आपने? केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर 2 बैराज मिले हैं, पूरागढ़ के पास और पैलानी के पास। उसमें स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के अंतर्गत उसने जनपद कांदा और बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर सिंचाई। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर देहरादून से, जहां राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के क्रम में दून अस्पताल देहरादून में आपातकालीन विभाग के अंतर्गत निर्मित ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन, आईसीयू और अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत द्वारा किया गया। दून अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर शुरू होने से न्यूरो सर्जरी, गायनो, आर्थो सहित अन्य बीमारियों के सरलता से ऑपरेशन हो सकेंगे। जैसा दुई है कि हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति की जो है चिंता भी करनी है। कोई हमारे मेडिकल कॉलेज में अगर मरीज आता है तो उसको हर प्रकार से सुविधा ठीक मिले। आज मैंने दिशा निर्देश भी दिए हैं और एक दिशा निर्देश दिया है कि आयुष्मान में हमको संख्या और बढ़ानी है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान में इलाज कैसे कराएंगे, इसके लिए भी बात की है। तीसरा बड़ी बात यह है कि हम लोग अभी तक यहाँ पे पीजी की 53 सीटों में हम पीजी करा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अगले 1-2 साल में हम 100 बच्चों को यहाँ से पीजी कराएं। उत्तराखंड क्रांति दल 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। यह घेराव प्रदेश की कई समस्याओं को लेकर किया जाएगा, जिसमें यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह कठैत ने बताया कि मुख्य रूप से उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य तथा मूल निवास का आधार 1950 को घोषित करना और एक राज्य एक कानून के तहत हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में भी मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता करना है। बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास घेराव का हमारा कार्यक्रम है और मुद्दे वही है कि 24 साल में आप लोग भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, कांग्रेस बीजेपी इस बार को छोड़ के बाकी बारी बारी इनका चल रहा था और पूरा पहाड़ ऊपर से पूरा खाली हो चुका है। मैंने पहाड़ की गति अगर 100 किलोमीटर पर वर्ष खाली होने के तो प्लेन्स की गति भी 40 किलोमीटर पर वर्ष खाली हो रहे हैं। गांव शहर की तरफ आ रहे हैं लोग, माने उसमें तो मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैर्स हैं और पर संपत्तियाँ, ये हमारे 4 मुद्दे मुख्य होंगे। पर संपत्तियाँ आप देख लो, करीबन 1,30,000 करोड़ से ऊपर के आज के मूल्यांकन के हिसाब से पर संपत्तियाँ यूपी के पास है, जबकि इस समय डबल के ट्रिपल इंजन सरकार है उत्तराखंड में बीजेपी, यूपी में बीजेपी और केंद्र में। तो अब बताओ इन्होंने ऐसे क्या किसी भी नवनिर्मित किसी राज्य के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं हुआ जैसे कि उत्तराखंड के साथ। रुक रही अगली खबर का प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेताया था कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ मुरादाबाद रोड पर टांडा तिराहे से सरवरखेड़ा तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया। कई जगह विभागों को लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। विभाग द्वारा जो मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है, इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तब कितने दिन तक कार्रवाई चलेगी? और ये टांडा चौराहे से लेकर तिराहे से लेकर इधर सरवरखेड़ा तक पूरा चलेगा। जब तक नहीं हट जाता तब तक पूरा इसमें कार्रवाई करेंगे।
अभियान जो है आज और कल चलेगा। ये हमारे द्वारा जो है संडे के दिन और मंडे के दिन ये अनाउंसमेंट भी करवाया गया था कि अतिक्रमणकारी खुद स्वयं अपना अतिक्रमण डालें, नहीं तो 3 तारीख में विभाग हटा दिया जाएगा। कहाँ से लेके कहाँ तक? ये टांडा तिराहे से लेके और सरवाखेड़ा चौकी तक है। ये मार्ग के दोनों तरफ 75 फीट पे जो भी स्थायी निर्माण कार्य कर रखे हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। क्या इनको नोटिस भी दिया गया था? इनका नोटिस पहले जारी किए जा चुके हैं पहले भी, और पिछले साल भी इन सभी अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन इनके द्वारा दोबारा कर लिया गया है। और इस बार इन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी साथ में। पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग धीरज सिंह घबरियाल ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बोक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक पक्के आवास नहीं बने उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो पहली बात यह है कि पौड़ी जो है ग्राम विकास आयुक्त जो कार्यालय है और उसका मुख्यालय यहीं पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी लगातार ये फोकस किया है कि पौड़ी में एक्टिविटीज़ हमारी बढ़े, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी एक है, तो जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे लगातार बैठे हैं, और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ हैं। तो यहीं से हम लोग पूरे स्टेट की विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं, रोजगार परक योजनाएं जितनी हमारी चलती हैं, उसकी समीक्षा हम लोगों ने यहाँ से की है। तो रिमेनिंग जो 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे वर्चुअली हमारे जुड़े थे, और पौड़ी मुख्यालय के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो यहाँ से जुड़े थे। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी की उम्मीद जगी है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ाई गई हैं। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक और छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़े हैं, वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द और दूर होने की आस जगी है। देश में एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज़्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा के 3 इंजन फेल होते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें थलीसैंण विधानसभा वो विधानसभा है जिसके विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहां माननीय प्रमुख महोदय भी यहीं के हैं और सबसे बुरे हाल भी इसी विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्रों के हैं। बीती रात्रि में जिलाधिकारी पौड़ी ने थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार बंद पाया गया और अस्पताल में कोई भी कर्मचारी चौकीदार उपस्थित नहीं पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अस्पताल का गेट खोला गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण के दौरान वहां सभी वार्ड व चिकित्सा अधिकारी के कक्ष बंद पाए गए। वार्ड में उपयोग किए गए सिरिंज आदि वेस्ट सामग्री डस्टबिन में बेतरतीब ढंग से फेंकी पाई गई। साथ ही अस्पताल कर्मियों द्वारा अस्पताल में सभी लेखन सामग्री, रजिस्टर आदि कीमती सामान बाहर ही छोड़ा गया। जिम्मेदार चिकित्सकों द्वारा इस तरह की लापरवाही से सार्वजनिक व विभागीय संपत्ति को कोई भी क्षति पहुंच सकती है और अस्पताल के कीमती सामान की चोरी होने की पूर्ण संभावना है। वहीं 108 वाहन अस्पताल गेट के पास खड़ा था जिसमें कोई भी कर्मचारी व वाहन चालक उपस्थित नहीं पाए गए। जिलाधिकारी ने रात्रिकालीन में किसी भी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज करने की किसी भी चिकित्सा कर्मी का उपस्थित न होना बहुत ही बड़ी लापरवाही बताई है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में,
उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंड के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत ने नैनीताल रोड के चल रहे चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क चौड़ीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए यूपीसीएल को शीघ्रता से यूपी विद्युत विद्युत लाइन व पोल हटाने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए सड़क के दोनों तरफ सरकारी कार्यालयी भवनों की दीवारों पर पुष्प वाली बेल लगाने पर जोर दिया। उच्चाधिकारियों के विभिन्न विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। मैं प्रोग्रेस देख रहा था, कुछ अभी दिक्कतें इसमें हैं, विशेषकर यूपीसीएल के जो तार हैं उनकी ओर से ब्यूटिफिकेशन का काम है वो चल रहा है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। अब मैं मेनली ये देखने आया था कि जो पूर्व में एक निर्देश दिए थे, जो प्राधिकरण यहाँ पे एक पहल कर रहा है जिसमें कि अच्छे हमारे क्रीपर्स, अच्छे बेलदार पौधे यहाँ पे लगे जिसमें कि सड़क के दोनों ओर फूल दिखाई दें, उसकी प्रोग्रेस देखने आया था। उसमें आपका जो सरस मार्केट है, स्टेडियम है, एसडीएम ऑफिस है, कोऑपरेटिव का ऑफिस है, नगर आयुक्त का दफ्तर है और इसके अलावा जल संस्थान, इसमें प्रोग्रेस हुई है। बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि अब कोई कार्यालय नहीं बचे, ये बात सही नहीं निकली और बहुत सी जगह भी ऐसी हैं। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का